Once again, welcome back to Future Bright Coaching Classes. My name is Rajpal Singh Rathod and today we are going to study about RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh. RSS is the world's biggest organization till date. In current scenario, we can see impact of RSS in political and also in social field. Prime Minister of India, President of India, Defense Minister of India are directly related to RSS. Not even these, but many more ministers are also directly or indirectly related to RSS. Or also political personalities, they are in power, are related to RSS. So today we are going to study about RSS. Current Prime Minister Mr. Narendra Modi is a former member of RSS. Defense Minister Rajnath Singh is a former member of RSS. Our ex-Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee is a former member of RSS. And also many more political personalities are related to RSS like Lal Krishna Advani, Nitin Gadkari, अमित शाह एंड मैनी मोर. देखिए, मैंने आरएसएस को दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन इसलिए कहा है क्योंकि आज आरएसएस के जो एक्टिव मेंबर हैं वो 15 से 20 करोड़ हैं, जो कि ह्यूज नंबर है वर्ल्ड के अंदर. और न केवल ये बल्कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर एंड मैनी मोर मिनिस्टर्स आर रिलेटेड टू आरएसएस. वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं. कई राज्यों के मुख्यमंत्री और लमसम सभी राज्यों के राज्यपाल आरएसएस से आते हैं. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. आरएसएस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा संगठन कैसे बना, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, इसके संस्थापक कौन हैं और इसकी स्थापना कब हुई. देखिए, जो आरएसएस के संस्थापक हैं, फाउंडर ऑफ आरएसएस हैं, वो हैं डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवर. तो याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ आरएसएस डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर. इनको ज़्यादातर लोग डॉक्टर जी ही कहते हैं. तो आरएसएस की स्थापना कहाँ हुई? आरएसएस की स्थापना हुई नागपुर में. नागपुर में विजयदशमी यानी दशहरे के दिन. और डेट क्या थी? डेट थी 27 सितंबर 1925. देखिए, आरएसएस की स्थापना तो 1925 में हुई, परंतु ये जो नाम है आरएसएस ये 1926 में मिला, यानी कि आरएसएस के फॉर्मेशन के अगले साल, ऑलमोस्ट एक साल तो नहीं हुआ था परंतु कुछ महीने हो चुके थे. 1925 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई थी, परंतु ये जो नाम है वो 1926 में रखा गया, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. सो हमने ये तो देख लिया कि आरएसएस के फाउंडर कौन थे. डॉक्टर जी थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर, और उन्होंने ये नागपुर के अंदर इसकी स्थापना की थी 1925 में, 27 सितंबर 1925. अब हमने ये तो देख लिया, परंतु ऐसी क्या स्थिति आ गई जिनमें इन्होंने आरएसएस की स्थापना की. देखिए, डॉक्टर जी थे वो खुद एक्टिव मेंबर थे कांग्रेस के, और ही इज एक्टिव पॉलिटिशियन इन कांग्रेस पार्टी. परंतु ऐसी क्या स्थिति आगे देखिए, 1921-1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तब गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को, जो खिलाफत कमेटी थी, उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ा, कांग्रेस के साथ जोड़ा. उस समय हेडगेवर जी नाराज़ हो गए. उन्होंने कहा कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपने नेशनल मूवमेंट के साथ क्यों जोड़ रहे हो, आप मुस्लिम रिलीजन को हमारे नेशनल मूवमेंट के साथ क्यों जोड़ रहे हो, हिंदुओं को क्यों नहीं जोड़ रहे. और उस खिलाफत कमेटी यानी जो खिलाफत मूवमेंट था वो तुर्की के खिलाफत पोस्ट के लिए था, खलीफा पोस्ट के लिए था. तो हमारा उस देश की पोस्ट से क्या लेना देना, हमें क्या करना है, आपने इनको साथ में क्यों जोड़ा. इस बात से हेडगेवर जी नाराज़ हो गए, परंतु ही इज स्टिल एक्टिव मेंबर इन कांग्रेस पार्टी. वो कांग्रेस पार्टी में एक्टिव मेंबर थे, परंतु उन्होंने 1925 में आरएसएस बना दी. आरएसएस बनाने के बाद भी हेडगेवर जी डांडी मार्च में उन्होंने भाग लिया, सिविल डिसओबीडियंस में भाग लिया, परंतु उन्होंने आरएसएस को कभी भी कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ने दिया, परंतु वो पर्सनल लेवल पे हमेशा कांग्रेस के साथ रहे और उन्होंने कांग्रेस के साथ कई मूवमेंट भी चलाए. और उन्होंने अपने संचालकों को कहा कि आप जा सकते हैं मूवमेंट में, परंतु आप आरएसएस को वहाँ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और आरएसएस को आप वहाँ पे सिंबलाइज नहीं करेंगे. हेडगेवर जी का कांग्रेस के कई नेताओं के साथ अच्छा रिलेशनशिप था. वो लोकमान्य तिलक के साथ अच्छा खासा रिलेशन था. वो वीर सावरकर से इन्फ्लुएंस थे.
देखिए जैसे ये आरएसएस का नाम है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब आप सभी को पता है, राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल। स्वयंसेवक, स्वयंसेवक का मतलब होता है वॉलंटियर। और संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। देखिए अब हम आरएसएस की फिलॉसफी पे ध्यान देते हैं। जब से आरएसएस की स्थापना हुई, आरएसएस एक बात कहता है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाएंगे। परंतु किसी ने भी कभी ये आवाज़ नहीं उठाई थी कि हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है, हिंदुस्तान कैसे हो गया। ये आप 21st सेंचुरी के अंदर ये देख रहे हैं कि ये आवाज़ उठ रही है। 21वीं सदी से पहले कभी आवाज़ नहीं उठी थी। देखिए 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, 2022 चल रहा था, ऑलमोस्ट 97 ईयर्स हो गए। आप 100 ईयर मान लीजिए, 97 ईयर्स हो गए, परंतु कभी भी किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि आरएसएस हिंदू। तब सब पिछली सदी में जब 20वीं सदी चल रही थी तब सब मान रहे थे, मुस्लिम भी मान रहे थे, हाँ हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। परंतु ये जो अभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया, ये आवाज़ अब उठ रही है और अब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, ऐसा है वैसा है। परंतु जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उससे भी पहले कि आरएसएस एक संगठन है, और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से आरएसएस कह रहा है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। परंतु इतने सालों तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अभी 21वीं सदी में सो कॉल्ड लिबरल्स ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए आरएसएस के जो मुख्य फिलोसॉफी है, मुख्य एम है, वो हमने 4 भाग में बांट दिए। पहला तो वो है अखंड भारत। आरएसएस हमेशा से कहता है कि हमें अखंड भारत चाहिए। जो पहला भारत था जिसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था, नेपाल था, भूटान था, आसपास के जितने भी देश थे जो कि मिलके अखंड भारत बनते हैं। आज का भारत तो मात्र छोटा सा बचा है, पहले अखंड भारत था। तो अखंड भारत की बात हमेशा से आरएसएस करता है। दूसरा है हिंदू राष्ट्र, तीसरा है हिंदू नेशनलिज्म यानी हिंदुओं का राष्ट्रवाद, चौथा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप देखते होंगे आरएसएस के अलग अलग जगह संघ लगते हैं, अलग अलग जगह होता है, उसमें वो जो उनकी यूनिफॉर्म होती है तो यूनिफॉर्म में डिसिप्लिन रहते हैं। रोज़ सुबह शाम समय पे ये आते हैं, समय पे ये जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, साथ में डंडा रखते हैं, डंडा चलाना सीखते हैं। तो कुल मिला के आरएसएस डिसिप्लिन पे ध्यान देता है, हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू राष्ट्र एंड अखंड भारत। दीज आर 4 philosophies or 4 aims of RSS. We divided into 4 parts. देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि आरएसएस की शुरुआत नागपुर से हुई थी। तो नागपुर से शुरुआत हुई थी यानी महाराष्ट्र। शुरू में देखिए केवल महाराष्ट्र के अंदर ये संगठन फैला हुआ था, परंतु धीरे धीरे करके उत्तर भारत में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर आरएसएस बहुत फैला। शुरू में आरएसएस में केवल स्वर्ण लोग थे, जो दलित थे, जो लोअर कास्ट के थे, वो आरएसएस के अंदर सक्रिय नहीं थे, ना वो आरएसएस के अंदर थे, ना वो आरएसएस के मेंबर थे। शुरू में केवल स्वर्ण लोग थे, जनरल कास्ट के लोग आरएसएस में थे। देखिए आज का हमारे ये आरएसएस टॉपिक कवर करने का मुख्य उद्देश्य ये था, जैसे कि आपको पता है हमारे इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो स्वराज पार्टी 1923 पे आया था। उसके बाद आरएसएस 1925 उसका अगला सीरीज़ का वीडियो है, जो कि हमारी 1857 टू 1947 सीरीज चल रही है। और आपको पता है कि हम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के वीडियो डालते हैं और आप भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो विदाउट आरएसएस वी कांट इमेजिन अ करंट पॉलिटिक्स, and without RSS we can't imagine BJP, ABVP and all others political organization. And from historical point of view RSS are also very important point, so that's why we study RSS. और अगर आप BJP रूलिंग स्टेट से हैं तो आपके कोर्स में RSS अवश्य होगा। और जब मैं भी पढ़ता था तो मेरे भी कोर्स के अंदर RSS था। ये RSS एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और RSS के तहत नीचे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बीजेपी हो गई, ABVP हो गई, विश्व हिंदू परिषद हो गया, हो गई ABVP हो गई, विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, और भी कई सारे, जो सरस्वती स्कूल हो गए, विद्यापीठ हो गई, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन RSS के अंदर आती है। और RSS एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है इन सबकी। और ये RSS के नीचे 40 से भी ज़्यादा और ऑर्गेनाइजेशन RSS के नीचे काम कर रही है। सो हु इज हेड ऑफ RSS? RSS का हेड कौन है? हेड ऑफ RSS होता है सरसंचालक। अभी फिलहाल कौन है सरसंचालक? वो है मोहन भागवत। पहले कौन थे? पहले थे डॉक्टर केशव बालीराव हेडगेवर। तो हम KB हेडगेवर इज फर्स्ट संघ चालक ऑफ
आरएसएस, सर संचालक ऑफ आरएसएस। हम देखते हैं शुरू से अब तक कौन कौन आरएसएस के सर संचालक रहे हैं। तो ये नाम है आरएसएस के सर संचालक के। शुरू से 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तो डॉक्टर जी के बी हेडगेवर आरएसएस के हेड बने थे। फिर वो 1925 से 1930 तक रहे। फिर 1930 में लक्ष्मण वमन बने। फिर 1930 से 1931 तक वो रहे, मात्र 1 साल रहे और उनको हटा दिया गया। 1 साल बाद उनको हटाया गया, तब वापस हेडगेवर जी 1931 से 1940 तक वापस उन्होंने अपनी कुर्सी संभाल ली और वो वापस यहाँ पे संचालक रहे। फिर तीसरी बार बने एमएस ग्वालकर जो 1940 से 1973 तक रहे। ये हाईएस्ट पीरियड है 33 इयर्स का, इतना ज़्यादा कोई नहीं रहा। और इनके समय भी ही रिफॉर्मेटिव आए थे, इनके समय में ही जनसंघ बना था, जनता पार्टी बनी थी, बीजेपी की सीटें आई थी उस समय, सॉरी बीजेपी था नहीं, जनसंघ था। फिर चौथे बने मानवड़कर, ये रहे लमसम 20 साल। फिर राजेंद्र सिंह 1993 से 2000। फिर के.एस. सुदर्शन 2000 से 2009 तक। 2009 से टिल नाउ अभी तक प्रेजेंट के अंदर मोहन भागवत अभी भी आरएसएस के हेड हैं, सर संचालक हैं। देखिए आरएसएस का हेड यानी सर संचालक बनने के लिए कोई वोटिंग नहीं होती, कोई डेमोक्रेटिक नहीं है। इसमें जो पुराना प्रेसिडेंट होता है यानी कि सर संचालक होता है वो अगला नॉमिनेट करता है कि मेरे बाद इसको बनाओ। जो उनका खास होता है उनको ही आगे ये हेड बना देते हैं आरएसएस का। आरएसएस बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। शुरू के अंदर क्या हुआ था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, तब पार्टीशन हुआ था, तब हिंदू रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए थे उनकी आरएसएस ने बहुत मदद की। पार्टीशन के बाद जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1948 में जब गांधी जी को मारा था गोडसे ने, तब गोडसे को आरएसएस से जोड़ा गया था और लोगों ने कहा था गोडसे आरएसएस का मेंबर है, इसलिए 1948 में आरएसएस के ऊपर बैन लग गया। फिर 1971 में जब इमरजेंसी लगी तब भी आरएसएस के ऊपर बैन लग गया। उसके बाद जब 1992 में बाबरी मस्जिद टूटा तब भी आरएसएस पे बैन लग गया। कुल मिला के 3 बार आरएसएस पे बैन लग चुका है आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले इंडिया आरएसएस का कोई आज़ादी में रोल नहीं रहा था। आज़ादी के बाद 3 बार आरएसएस पे बैन लग गया। पहला बैन जब 1948 में लगा तब सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करके कैसे भी करके बैन हटवा दिया गया। बैन हटाने के बाद इनको लगा कि अब हमको भी पॉलिटिक्स के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि 1948 तक आरएसएस केवल यही कहता था कि हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वी आर ओनली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द कोट ऑफ आरएसएस। सो ये बात याद रखिए, 1948 तक आरएसएस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था। फिर बैन लगा, आरएसएस को लगा पॉलिटिक्स के साथ नहीं जुड़े तो हमारा कुछ नहीं होगा। फिर 1952 में श्याम प्रसाद मुखर्जी के साथ, जो कि 1947 से जो पहला चुनाव हुआ था 1947 टू 1952, उसमें जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मिनिस्टर थे श्याम प्रसाद जी। और उनके बाद जब 1952 में इलेक्शन होने वाले थे तो 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी से आरएसएस ने कहा कि हम कांग्रेस हमारे ऊपर बैन लगा रही है, हमको कुछ करना चाहिए, हम भी कुछ पॉलिटिकल एजेंडा हमको भी चलाना चाहिए। तब श्याम प्रसाद मुखर्जी और आरएसएस ने मिलकर जनसंघ की स्थापना करी थी। जनसंघ जिसका पूरा नाम भारतीय जनसंघ था, जो कि 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाया गया था। शुरू के अंदर 1951 में ये बना, फिर 1952 में इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए और उसमें पहली बार जनसंघ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। फिर धीरे धीरे आरएसएस को सफलता मिलती गई। 1952 में पहला इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मात्र 3 सीटें मिली। फिर 1957 में किया, 4 सीटें मिली। 1962 में 14 सीटें मिली। 1950-57 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी कमान संभाली और इन्होंने खूब सारा प्रचार किया। तो 1967 में इनको 35 सीट्स मिली, जो कि यूज था, एक अच्छी खासी पार्टी बन चुकी थी। परंतु फिर वापस इनका थोड़े ये नीचे आए और इन नीचे आने का देखिए मुख्य कारण कुछ नहीं, इसमें जनसंघ की जनता दल की कोई गलती नहीं थी। ये हुआ ये था कि 1971 में इंडिया बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश को इंडिया ने आज़ाद कराया था पाकिस्तान के वर्सेस वॉर हुआ था, उसके अंदर इंदिरा गांधी को सिंपैथी मिली और आरएसएस को
फिर कम सीटें मिली। उसके बाद इमरजेंसी लगी, फिर जनसंघ, भारतीय जनसंघ ख़त्म हो गया। फिर जो दूर से सब दल थे उन सब दल मिलके एक दल बना जिनको जनता दल कहा गया, और फिर उन्होंने एक अच्छी खासी ह्यूज नंबर ले आए, मैजिकल नंबर जो चाहिए होता है वो लेके आ गए, और उन्होंने मेजॉरिटी के अंदर आ गए और पहली बार सरकार भी बना दी। कि अगर आप पॉलिटिकल नॉर्म्स जानते हो और इंडियन पॉलिटिक्स को आप अगर पास से देखते हो, तो जो बीजेपी है इनका जो गठबंधन है उनको हम कहते हैं एनडीए, और जो कांग्रेस का है उसको हम कहते हैं यूपीए। तो आपने ये देखा होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बहुत कम बनी है, परंतु कांग्रेस कैसे भी करके, अगर कांग्रेस की आप बताओ 150 भी 120 भी सीटें आ जाती हैं तो ये कैसे भी करके गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। अगर बीजेपी अपने मुद्दे पे, अगर अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं ले पाती, अगर बीजेपी 200 भी लाएगी और कांग्रेस अगर 120 भी लाएगी तो कांग्रेस सरकार बना देती है। उसका कारण ये है कि आरएसएस की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, और आरएसएस की विचारधारा दूसरी पार्टियों के साथ नहीं बनती। आरएसएस ये कहता है कि दूसरी और पार्टी जब तक हमारा कहना नहीं मानेगी, इकोनॉमिक फ्रंट पे हमारी बातें नहीं मानेगी, ऐसा नहीं करेगी, वैसा नहीं करेगी, तो हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आरएसएस से डरते हुए दूसरी पार्टीज भी गठबंधन नहीं करते और आरएसएस बीजेपी को करने नहीं देता। तो ये कारण है कि जब तक बीजेपी अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं ला पाती, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत कम बनती है, ये आपने देखा होगा। तो ये था आज का वीडियो, फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और फ्यूचर ब्राइट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।